हेलो एवरीवन, आई एम पूजा जैन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं यूनियन बजट के हाइलाइट्स पे। साथ ही साथ आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 25 एमसीक्यू ऑन बजट। तो यहाँ पर 2025-26 का बजट अनाउंस हो चुका है और इसे प्रेजेंट किया था पार्लियामेंट में बाय द निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन जी का ये 8th नंबर का बजट है। मतलब इन्होंने 8 बार पार्लियामेंट में जाके बजट को प्रेजेंट किया है। 6 यूनियन बजट है और 2 आपके इंतरिम बजट है। हम सभी को पता है जिस साल हमारे देश में इलेक्शन होने होते हैं उस साल इंतरिम बजट पेश किया जाता है। तो 2019 में और 2024 में इन्होंने इंतरिम बजट पेश किया था और अदरवाइज आपके फुल टाइम बजट पेश किए थे। तो टोटल 8 बजट हैं, 2 आपके इंतरिम बजट और 6 फुल टाइम बजट निर्मला सीतारमन जी ने पेश कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हमें यूनियन बजट के हाइलाइट्स पे तो बात करनी है। पहले थ्योरी देखेंगे और फिर थ्योरी पे बेस्ड हम टॉप 25 एमसीक्यू देखेंगे कि बजट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले समय में इंटरव्यू के लिए और आपके एग्जाम्स के लिए कैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सारी बातें यहाँ पे हम एक एक करके कवर करेंगे और वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी चीजें? आइए स्टार्ट करते हैं हम यूनियन बजट से। ठीक है, यहाँ पे पहले हम पार्ट ए कवर करेंगे बजट का, देन हम पार्ट बी कवर करेंगे बजट का। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से अपने भाई बहनों बंधुओं के साथ अगर आपने लिंक को शेयर नहीं किया है तो उनके साथ लिंक को शेयर कर दो। अगर वो बैंकिंग एग्जाम, एसएससी या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, बजट से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो बजट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाएगा। और इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। मैगजीन सेक्शन पे जाना, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो, नोट्स बना सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। कहां पर? पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन के मैगजीन सेक्शन में, और एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे है। मैटर क्लियर है? अब देखो स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहली बात, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने 8th नंबर का बजट प्रेजेंट किया था 1 फेब को। 2025-26 2025-26 या FY26 का ये बजट है। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम है सबका विकास। सबका विकास यहाँ पर थीम है। यहाँ पर मिडिल क्लास को काफी फोकस किया गया है। मेन जो एरिया है फोकस के वो जीरो पॉवर्टी है। हमें गरीबी को हटाना है, क्वालिटी एजुकेशन, अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज, अफोर्डेबल इंश्योरेंस, स्किल एम्प्लॉयमेंट, वीमेन इकोनॉमी पार्टिसिपेशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट फोकस एरियाज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बेसिकली फोकस किया गया है ज्ञान पे। ज्ञान का मतलब है जी फॉर, देखो ज्ञान, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ज्ञान को। तो जी फॉर हो गया आपका गरीब मतलब पुअर, वाई फॉर यूथ, ए का मतलब है अन्नदाता मतलब फार्मर्स और एन मतलब नारी मतलब वीमेन। तो यहाँ पे ज्ञान मतलब आपका कह सकते हो कि गरीब, यूथ, अन्नदाता फार्मर्स एंड वीमेन्स को यहाँ पर फोकस किया गया है। अब हमारे देश को जब हमें रन करना है, जैसे कि ट्रेन को चलाने के लिए इंजन की जरूरत होती है, तो वैसे ही देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, इकोनॉमी को चलाने के लिए इन्होंने 4 इंजन्स डिफाइन किए हैं। तो उन चारों इंजन्स पे हम बात करेंगे और उन इंजन्स को रन करने के लिए जो फ्यूल है उस पे हम बात करेंगे। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के 4 इंजन कौन कौन से हैं, ये प्रश्न एग्जाम में आपसे बन सकता है। तो हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात निर्मला सीतारमन जी की साड़ी। ठीक है, यहाँ पर आपको इनकी जो साड़ी दिखाई दे रही है ये आपकी मधुबनी पेंटिंग आपको इस साड़ी में देखने को मिलेगी। और ये गोल्डन बॉर्डर की मधुबनी पेंटिंग वाली जो साड़ी है वो एक पद्मश्री अवार्डी है जिनका नाम है दुलारी देवी। इन्होंने निर्मला सीतारमन जी को गिफ्ट की थी और निर्मला सीतारमन जी ने बजट देते समय, बजट को प्रेजेंट करते समय इसी साड़ी को पहना था। अब यहाँ पे बजट प्रिपेयर कौन करता है? तो हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट है, इसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर्स। इस यूनियन बजट को प्रिपेयर करने का काम करती है और निर्मला सीतारमन जी ने पार्लियामेंट में बजट स्पीच दी है, जो कि 74 मिनट की आपको बजट स्कीम या बजट सॉरी स्पीच देखने को मिल जाएगी। इतना मैटर क्लियर हो चुका है? ठीक है जी, चलो। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भारत सरकार का टोटल बजट कितना आया है, सरकार का कितना खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू कितना है और फिस्कल डेफिसिट कितना है। ये कुछ क्वेश्चन बार बार हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले हम यहाँ पे कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं जो आपको रटने हैं। नो मैटर वॉट आप कैसे रटते हैं, आप एक पेपर में लिख कर दीवार में चिपका लेते हैं, कहीं से भी आप रटिए लेकिन आपको इनको रटना ही है।
ठीक है। तो सबसे पहली बात करते हैं, देखो बजट में होता क्या है, बताया जाता है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हमें कहाँ कहाँ से रेवेन्यू मिलेगा और हमारा क्या क्या खर्चा रहेगा। तो हमारा जो खर्चा होता है और जो रेवेन्यू आता है, उसका लेखा जोखा ही तो बजट कहलाता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमारा जो टोटल रिसिप्ट होगा, मतलब जहां जहां से हमें रेवेन्यू मिलेगा अदर देन बोरोइंग। देखो आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट या आईएमएफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, बोरो करती है। तो बोरोइंग को हमने हटा दिया, बोरोइंग को इंक्लूड नहीं किया। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट को डिविडेंड मिलता है, जैसे कि गवर्नमेंट ने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, वो कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो सरकार को डिविडेंड मिलेगा, तो डिविडेंड हो गया। गवर्नमेंट के कितने सारे स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, हम टैक्स वगैरह पे करते हैं, तो मतलब अदर चीजों से भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है ना। तो यहाँ पे लिखा है टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग। तो 2025-26 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिसिप्ट आएगा, जो रेवेन्यू आएगा, वो कितना है, 34.96 लाख करोड़ रुपीस का आपका रेवेन्यू है, रिसिप्ट है। नाउ बात करते हैं नेट टैक्स रिसिप्ट। यहाँ पे जो आपका डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन होता है वो कितना है, 28.37 लाख करोड़ रुपीस आपका यहाँ पे टैक्स है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो 34.96 लाख करोड़ रुपीस आपका क्या है, टोटल रिसिप्ट है अदर देन बोरोइंग एंड टैक्स। सेकेंड नंबर पे जो नेट टैक्स रिसिप्ट है वो कितना है, 28.37 लाख करोड़ रुपीस आपको मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये तो रेवेन्यू हो गए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना खर्चा करेगी, तो FY26 में हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 50.64 लाख करोड़ रुपीस, 50.65 लाख करोड़ रुपए का हमारा खर्चा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारी बोरोइंग कितनी होगी, मतलब ऑब्वियस सी बात है, खर्चे ज्यादा हैं, रेवेन्यू कम है, तो हमें उधारी तो लेनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि हमारा यहाँ पे जो नेट मार्केट बोरोइंग होगा, मतलब हम मार्केट से जो पैसा उधार लेंगे, वो कितना है, 11.54 लाख करोड़ रुपीस है। ठीक है, 11.54 लाख करोड़ रुपीस हमारा नेट मार्केट बोरोइंग होगा। नाउ बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब सरकार सड़कें बनवाने में, पुल बनवाने में, फ्लाईओवर्स बनवाने में, रेलवे के लिए, मतलब एक तरीके से कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करेगी। तो इन्होंने कहा है कि हम अपने जीडीपी का 3.1% कैपेक्स में खर्चा करेंगे, मतलब 11.21 लाख करोड़ रुपीस हमारा कैपेक्स होगा। ये गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया है। ठीक है, अब गवर्नमेंट तो अपना एस्टिमेशन देती है कि इतना हमारा रेवेन्यू आएगा, इतना हमारा खर्चा है, और हमेशा सरकार के खर्चे ज्यादा होते हैं, रेवेन्यू कम होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी इनकम कम होगी, खर्चे ज्यादा होंगे, तो घाटा तो लगेगा ही। तो सरकार का फिजिकल डेफिसिट कितना होगा, राजकोषीय घाटा कितना होगा, तो इन्होंने कहा है कि 4.4% ऑफ द जीडीपी हमारा फिजिकल डेफिसिट होगा। ये क्वेश्चन ना जाने हर साल हर एग्जाम में पूछा जाता है कि फिजिकल डेफिसिट क्या है। तो आपको याद रखना है 4.4% ऑफ द जीडीपी। इसके अलावा ये तो हमने देख लिया, फिजिकल डेफिसिट जो है वो 4.4% ऑफ द जीडीपी है। इसके अलावा होता है रिवेन्यू डेफिसिट। तो रिवेन्यू डेफिसिट आपको कितना मिल रहा है, देखो यहाँ पर आपका जो रिवेन्यू डेफिसिट है वो आपका है 1.5% ऑफ द जीडीपी। अब रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है देखेंगे। तो रेवेन्यू डेफिसिट को हम कैलकुलेट करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे रेवेन्यू का खर्चा है, तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट कर दोगे तो आपका रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा, जो कि 1.5% ऑफ द जीडीपी होगा। अगली बात करते हैं, अगर हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट देखेंगे तो 0.3% ऑफ द जीडीपी, और प्राइमरी डेफिसिट जो है वो 0.8% ऑफ द जीडीपी होगा। अब ये क्या क्या कहानी बोल दी है, जरा एक बार देख लेते हैं। तो फिजिकल डेफिसिट क्या है, तो फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू, आप यू कैन से इट इज अ बोरोइंग। फॉर एग्जाम्पल, इसको आप ऐसा समझिए, मेरा मंथली जो खर्चा है वो मान लेती हूँ, मेरा जो मंथली खर्चा है वो 500 रुपए है। मेरा मंथली खर्चा क्या है, 500 रुपीज है, मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया। अब मुझे जो है वो 200 रुपए की सैलरी मिलती है, चलो 200 रुपए की मुझे सैलरी मिली। अब मैंने सोचा यार खर्चा तो अभी भी ज्यादा, तो मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास एक छोटी सी जमीन है, जमीन को मैं बेच देती हूँ, जिससे एटलीस्ट रेवेन्यू आ जाएगा। तो मैंने 200 रुपए की क्या कर दी, अपनी जमीन को भी बेच दिया। तो मेरा 500 रुपए का खर्चा है, 200 रुपए मेरी सैलरी थी, 200 रुपए की जमीन बेच दी, तो भी मेरे हो गए 400 रुपए। तो 500 - 400 करेंगे तो भी आ जा रहा है 100 रुपीज। अभी भी मेरे खर्चे में 100 रुपीज कम आ रहा है। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, मुझे अपने पड़ोसी के पास जाना पड़ा और कहना पड़ा 100 रुपए मुझे उधार दे दो, 100 रुपए क्या करो, मुझे उधार दे दो। तो उसने कहा कि ठीक है बेटा, आप ले लो 100 रुपए उधार। तो इस तरीके से मेरा खर्चा पूरा हुआ। तो यहाँ पे जो ये 100 आया है ना, ये आपकी जो बोरोइंग है, इसी को हम फिजिकल डेफिसिट कह सकते हैं। देखो फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, मेरा 500 रुपए है,
टोटल रेवेन्यू मैंने कहाँ से किया, 400 रुपए किया सैलरी से और जमीन को बेच के, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, 100 रुपए की बोरोइंग करना है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना कितना आ जाएगा, आपकी बोरोइंग यहाँ पर आ जाएगी। आपकी एक तरीके से बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट हमारा हमने देख लिया कितना होने वाला है, 4.4% ऑफ द जीडीपी आपको फिजिकल डेफिसिट देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब यहाँ पे मान लेते हैं मैंने पिछले महीने भी पड़ोसी से उधार लिया था, पिछले महीने भी मेरा खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा था और पिछले महीने मैंने पड़ोसियों से उधार लिया था। अब पड़ोसी से जो उधार लिया है मैंने पिछले साल जो उधार लिया था उस पर इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। वैसे सरकार भी जो वर्ल्ड बैंक आईएमएफ से यहाँ वहां से सब कहीं से उधारी लेके रखती है, तो आपको बदले में इंटरेस्ट भी तो देना पड़ता है ना। तो आपका जो फिजिकल डेफिसिट है, मतलब आपकी जो बोरोइंग है और बोरोइंग में जो आपका इंटरेस्ट है उसको आप माइनस कर रहे हो, तो ये आपका प्राइमरी डेफिसिट आ रहा है। तो प्राइमरी डेफिसिट कितना बोला गया है इसमें, प्राइमरी डेफिसिट है 0.8% ऑफ द जीडीपी आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये क्या होता है, आपका जो रेवेन्यू डेफिसिट था माइनस ग्रांट फॉर द कैपिटल असेट। मतलब आपका जो खर्चा हो रहा है रेवेन्यू डेफिसिट जो है, अब उसमें से कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जैसे कि सरकार ने, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा ये तुम काम करो, एक एम्स खोल लो, अपने राज्य में एक एम्स खोल लो, या सरकार ने कहा तुम एक काम करो, अपने राज्य में एक हॉस्पिटल खोल लो। ये आपके असेट्स हैं जो बाद में कभी ना कभी फ्यूचर में जाके आपको कुछ ना कुछ रेवेन्यू तो देंगे ही। सरकार अगर हॉस्पिटल बना रही है तो ऑब्वियस सी बात है कल को इनकम होगी, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है तो कल को इनकम होगी। तो सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ राज्यों को ग्रांट दे के रखा है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो आप उस ग्रांट को माइनस कर दो। आपका जितना भी रेवेन्यू डेफिसिट है उसमें से जो ग्रांट के लिए खर्चा हो रहा है वो आप उसको माइनस कर दो, तो बचा हुआ जो खर्चा होगा वो आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना बोला गया है आपके लिए, 0.3% ऑफ द जीडीपी। तो आपको ये बेसिक मोटा मोटा बातें याद रखनी है कि 4.4% ऑफ द जीडीपी आपका फिजिकल डेफिसिट है, ठीक है, 1.5% ऑफ द जीडीपी आपका रेवेन्यू डेफिसिट है, 0.3% ऑफ द जीडीपी आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है, और 0.8% आपका प्राइमरी रेवेन्यू या प्राइमरी डेफिसिट आपको देखने को मिलेगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर डेटा। क्लियर। नाउ बात करते हैं 4 इंपॉर्टेंट इंजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। हमारे देश की इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी को रन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, 4 इंजन कौन कौन से डिफाइन किए हैं बजट में। तो 4 इंजन है, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, ये चारों इंजन्स के नाम आपको याद रखने हैं। इन इंजन्स को चलाने के लिए जो फ्यूल चाहिए है वो फ्यूल हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो 4 इंजन्स है, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। नाउ बात करते हैं फर्स्ट हम एग्रीकल्चर। पहला इंजन है डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कई सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स को अनाउंस किया है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात है प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर धन्य धान कृषि योजना को लॉन्च करेगी। इसका टारगेट होगा 100 डिस्ट्रिक्ट, 100 जिलों में हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना है। तो हम यहाँ पे 100 जिलों को कवर करेंगे जिससे लगभग 1.7 करोड़ फार्मर्स को फायदा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना में कितने जिलों को कवर किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट, 100 डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे कवर किया जाएगा जिससे लगभग 1.7 करोड़ फार्मर्स को फायदा होगा। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर इन पल्सेस। हमारे जो दालों का उत्पादन है, हमारे देश में जो दालों का उत्पादन है उसको बढ़ाना है और हमें इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट मतलब आत्मनिर्भर करना है, और 6 साल का ये मिशन है। तो आत्मनिर्भर इन पल्सेस मिशन कितने सालों का है, तो 6 साल का है। इसमें बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट दालों पे फोकस किया जाएगा। कौन कौन सी है, तूर दाल, उड़द दाल और मसूर दाल पे यहाँ पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेंट्रल एजेंसीज होती हैं एनसीसीएफ और आपका एनएफईडी, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज हैं इन तीनों दालों को प्रोक्योर करेगी, डायरेक्टली फार्मर से खरीदेगी इन नेक्स्ट 4 इयर्स, तो 4 सालों में। बात समझ में आई। नेक्स्ट है आपका किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट। तो यहाँ पे जो किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट है जिसमें इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ किसानों को लोन प्रोवाइड किया जाता है, उस लिमिट को बढ़ाकर 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए कर दिया गया है, जिससे 7.7 करोड़ फार्मर्स को फायदा होगा। बात समझ में आई। तो किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को कितना बढ़ा दिया है, 2 लाख रुपए बढ़ा दिया है, 3 लाख से करके कितना कर दिया है, 5 लाख रुपए कर दिया है। ठीक है, अब आसाम राज्य में यूरिया प्लांट को बनाया जाएगा जिसकी कैपेसिटी 12.7 लाख मेट्रिक टन की होगी। ठीक है,
नामरूप आसाम में एक नया यूरिया प्लांट बनाया जाएगा, ऐसा यहाँ पे बजट में अनाउंसमेंट किया है। ये जो नया यूरिया प्लांट होगा, इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है? 12.7 लाख मेट्रिक टन आपको देखने को मिल जाएगा। अब गवर्नमेंट का कहना है, अगर हमें अपने देश में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो ऑब्वियस सी बात है, हमें नए सीड्स, नए बीजों पे रिसर्च करनी पड़ेगी। नए बीज जो हैं वो किसानों को देने पड़ेंगे, जिससे ज्यादा उत्पादन हो सके। तो इसमें कहा है नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, यहाँ पे 100 से ज्यादा हाई यील्डिंग सीड्स की वैरायटी को तैयार किया जाएगा, ये अनाउंसमेंट किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, पहली बार बीजेपी गवर्नमेंट की एंट्री हुई है बिहार में, और बिहार में जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो बीजेपी के हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस आपको बजट में बिहार राज्य पे देखने को मिलेगा। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 2025-26 में सबसे ज्यादा किस राज्य के लिए फोकस किया हुआ बजट है, तो आंसर हो जाएगा बिहार राज्य। बिहार राज्य में मखाना बोर्ड का फॉर्मेशन किया जाएगा, ठीक है, जिससे मखाना की प्रोडक्शन, उसकी प्रोसेसिंग को हम इन्हांस करेंगे। तो मखाना बोर्ड का फॉर्मेशन कहां पर होगा? बिहार राज्य में होगा। क्लियर है? ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर के लिए किए जाने वाले डेवलपमेंट वर्क है, जो कि हमारे देश का पहला इंजन है, जहां पे धन्य धान कृषि योजना पे बात की गई है। फिर आपकी कॉटन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 5 साल के लिए कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन को लॉन्च किया जाएगा। पल्सेस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 6 साल का पल्सेस प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें 3 दालों को फोकस किया जा रहा है। मखाना बोर्ड बनाया जा रहा है बिहार में। फिर क्रेडिट कार्ड, जो आपका किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट है, उसको 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया जा रहा है, और 100 से ज्यादा नई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को बनाया जाएगा। तो ये कुछ एरियाज है जहां पर आपको एग्रीकल्चर सेगमेंट पे काम होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इतनी चीजें। फिशरी के सेक्टर में बात की जाए तो मत्स्य उत्पादन की ओर भी फोकस किया गया, और प्राइमरी फोकस जो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप समूह पे किया गया है। क्लियर? तो ये एग्रीकल्चर जो हमारा पहला इंजन पे है, उस पे किए गए काम है। चलिए अब बात करते हैं दूसरा इंजन। दूसरा इंजन है हमारा एमएसएमई। अब एमएसएमई की जो डेफिनेशन है वो रीडिफाइन की गई है। ठीक है, अब आपको इसे विशेष तौर पे याद रखना है कि स्मॉल इंटरप्राइजेस क्या होते हैं, मीडियम इंटरप्राइजेस क्या होते हैं, और इनकी डेफिनेशन क्या है। ये डेफिनेशन आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट आपके इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि आप स्मॉल इंटरप्राइजेस को कैसे डिफाइन करोगे, उनका टर्नओवर कितना होना चाहिए, उनका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए। तो इस डेटा को भी रिवाइज किया है। तो यहाँ पे जो नया एमएसएमई क्लासिफिकेशन है, इसमें कहा है कि इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर जो है वो 2.5 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया है। जैसे कि देखिएगा, जो माइक्रो इंटरप्राइजेस है, माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए आपका जो करंट था वो था कि 1 करोड़ रुपए आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब इसको 2.5 गुना ज्यादा कर दिया, मतलब अब 2.5 करोड़ रुपीस आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। पहले टर्नओवर था 5 करोड़ रुपए, अब टर्नओवर आपका कितना होना चाहिए? 10 करोड़ रुपए होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? तो अब माइक्रो इंटरप्राइजेस की डेफिनेशन क्या होगी? वो स्मॉल इंडस्ट्रीज जिनका इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपीज है, और जिनका टर्नओवर 10 करोड़ रुपीज है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम माइक्रो इंटरप्राइजेस कहते हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज जिनमें इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ रुपए का है और जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपीस का है, उन्हें हम स्मॉल इंटरप्राइजेस कहेंगे। ऐसी कंपनीज जिनमें इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ रुपए का है, जिनका टर्नओवर 500 करोड़ रुपए का है, उन्हें हम मीडियम इंटरप्राइजेस कहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इनको यहां पर चेंज किया है, रिवाइज किया है। तो आपको ये डेफिनेशन से याद रखनी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ना बात करते हैं क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस। अब छोटे छोटे जो लघु उद्योग रहते हैं, लघु उद्योगों की कई सारे नीड्स होती हैं, डेली नीड्स होती हैं। नई फैक्ट्री जब आप लगाते हो तो नए टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके लिए क्रेडिट कार्ड लिमिट डिफाइन की गई है। इसमें कहा है कि उद्यम पोर्टल पे ये सभी जो एमएसएमई है अपने आप को रजिस्टर करें, और रजिस्टर करने के बाद आप अपना कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड इशू करा सकते हैं। इस कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो 5 लाख रुपए होगी, और 10 लाख कार्ड्स को इशू किया जाएगा। पहले साल 10 लाख कार्ड को इशू किया जाएगा, जिसकी लिमिट 5 लाख रुपए होगी। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। नाउ बात करते हैं फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स। तो हमारे देश में जो नए नए स्टार्टअप्स ग्रो करते हैं, अगर हमें लगता है कि जो स्टार्टअप है वो यूजफुल है, आगे जाके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, भारत की इकोनॉमी ग्रोथ के लिए अच्छा है, तो ऐसे स्टार्टअप्स को हम सिलेक्ट करके उनको फंड देंगे। तो फंड फॉर फंड स्टार्टअप के लिए एक नया सा फंड बनाया गया है, जिस फंड का टोटल बजट कितना है? 10,000 करोड़ रुपीस है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारे नए स्टार्टअप्स हैं उनको फ्रेश कंट्रीब्यूशन करने के लिए फंड ऑफ फंड्स में कितना बजट है, तो 10,000 करोड़ रुपए का बजट आपको मिल जाएगा।
इसके अलावा वो सभी एंटरप्रेन्योर्स जो पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, आपका शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब है, इनके लिए यहाँ पे कुछ और बातें हैं। एक नई स्कीम फॉर 5 लाख वीमेन्स, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स टू प्रोवाइड टर्म लोन अप टू 2 करोड़ रुपीज इन द नेक्स्ट 5 ईयर अनाउंसमेंट। तो आने वाले 5 सालों में 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट या 2 करोड़ रुपए का फंड देगी गवर्नमेंट ऐसे सभी एंटरप्रेन्योर्स को जो पहली बार आ रहे हैं, जो महिलाएं हैं, एससी हैं और एसटी हैं। ये अनाउंसमेंट यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट बात की गई है फुटवेयर और लेदर इंडस्ट्री के लिए। इसमें कहा है कि हमारा टारगेट है कि फुटवेयर जो इंडस्ट्रीज है उसमें 22 लाख नई जॉब्स को क्रिएट करना है, और फुटवेयर इंडस्ट्रीज का जो टर्नओवर है वो 4 लाख करोड़ रुपए हमें करना है, और एक्सपोर्ट को कितना करना है, 1.1 लाख करोड़ रुपीस करना है। ठीक है। अब टॉय, टॉय एक बहुत छोटी चीज होती है, लेकिन हर एक घर में जहाँ पे छोटे बच्चे हैं उनके घरों में टॉय जरूर होता है। इनफैक्ट बड़े बच्चे भी टॉय खरीदते हैं। लेकिन हमारे देश में जो टॉय का इंपोर्ट है, तो हम मैक्सिमम इंपोर्ट कहाँ से करते हैं, चाइना से। आपको पता है ना, चाइना के प्रोडक्ट हम अपने बच्चों को खेलने के लिए देते हैं। तो टॉय सेक्टर में हमें डेवलपमेंट करना है, जिसके लिए हम नए क्लस्टर और नए इनोवेशन सेंटर्स को डेवलप करेंगे अंडर द मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट बात, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी को तैयार किया जाएगा बिहार में। अगेन बिहार में बाहर आई है। बिहार में बाहर क्यों आई है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट आई है। तो बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी को भी सेटअप करने का काम किया जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे जनता के लिए, अब यहाँ पे अगर हम थर्ड इंजन के बारे में बात करें तो इन्वेस्टमेंट, पहला इंजन था एग्रीकल्चर, दूसरा इंजन है आपका एमएसएमई, और थर्ड इंजन आ रहा है आपका इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट हम पब्लिक के लिए करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे इनोवेशन में और इन्वेस्ट करेंगे इकोनॉमी में। तो तीन अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट होगा, जनता के लिए इन्वेस्टमेंट होगा, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट होगा, और इनोवेशन में, रिसर्च वर्क में इन्वेस्टमेंट होगा। तो तीन अलग अलग कैटेगरी में आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। आइए हम इन तीनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात की गई है सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम है सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण। यहाँ पे बोला गया है कि हमें यहाँ पे न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, इसका इन्हांसमेंट करने के लिए बजट अलॉटमेंट किया जाएगा। बजट कितना होगा वो अनाउंसमेंट नहीं किया है। अब आप लोग ने अटल इनोवेशन मिशन के बारे में जरूर सुना होगा, नीति आयोग का मिशन है। इस मिशन के अंदर कहा है कि हम अटल टिंकरिंग लैब को स्टैब्लिश करेंगे। 50,000 नई अटल टिंकरिंग लैब हमारे देश में इनोवेशन के लिए, रिसर्च को प्रमोट करने के लिए स्कूल लेवल पे अटल टिंकरिंग लैब को गवर्नमेंट स्कूल में बनाया जाएगा आने वाले 5 सालों में। ये अनाउंसमेंट किया गया है। नेक्स्ट है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी फॉर स्कूल एंड हेल्थ सेंटर। अब यहाँ पे जो भारत नेट प्रोजेक्ट है, जिसपे हमने पहले भी अपने करंट अफेयर्स पे बातें की हुई हैं, भारत नेट प्रोजेक्ट का पर्पस है कि हमारा जो रूरल इंडिया है वहां पे टावर लगाना है, और उनको 100 जो जीबीपी आपका एमबीपीएस स्पीड है उसमें आपको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। तो हमारा टारगेट है जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है, कहाँ पर, आपके रूरल इंडिया में जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर है, उनको आपको क्या करना है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है अंडर द भारत नेट प्रोजेक्ट। इस पे अनाउंसमेंट किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। इसमें कहा है कि हमें स्कूल के जो बच्चों की स्कूल की पुस्तकें हैं, बुक्स हैं, हायर एजुकेशन की जो बुक्स है, अलग अलग भाषाओं में उनको डिजिटल फॉर्म में बच्चों को प्रोवाइड करनी है। तो अ न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड इंडियन लैंग्वेज बुक इन डिजिटल फॉर्मेट। डिजिटल फॉर्मेट में हर एक भाषा में बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए बुक्स को अवेलेबल कराया जाएगा। और एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। बात समझ में आई। नेक्स्ट है आईआईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपांशन किया जाएगा। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग आईआईटीज हैं उनमें नई ब्रांचेस को शुरू करना, नई बिल्डिंग बनाना, तो नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिससे 6,500 नए बच्चों को आपका आईआईटीज में एडमिशन मिल सके। नाउ बात करते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई फॉर एजुकेशन। अब एआई के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए का बजट अलॉटमेंट किया गया है। मेडिकल सीट्स का एक्सपांशन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में हम 10,000 नई मेडिकल सीट्स को क्रिएट करेंगे मेडिकल कॉलेजेस में एंड हॉस्पिटल में आने वाले सालों में। और इसमें हमारा टारगेट है 75,000 नई सीट क्रिएट करना आने वाले 5 सालों में। मतलब एक साल में 10,000 सीट्स आएंगी और आने वाले 5 सालों में 75,000 आपको मेडिकल इंस्टीट्यूट में नई सीट्स देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे डे केयर
कैंसर सेंटर। तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, हर एक जिले में आपको एक सरकारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देखने को मिलता है। तो उन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम डे केयर कैंसर सेंटर को तैयार करेंगे। तो 200 नए सेंटर्स को बनाया जाएगा 2025-26 में। और ये जो प्रोसेस है वो 3 सालों तक चलेगी, क्योंकि हमें सभी को पता है कि लगभग 700 डिस्ट्रिक्ट्स, लगभग 700 जिले आपको पूरे भारत में देखने को मिलते हैं। तो पहले साल में 200 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में डे केयर आपका जो डे केयर कैंसर सेंटर है उनको बनाया जाएगा, और ये प्रोसेस 3 सालों तक चलने वाली है। क्लियर है? नाउ बात करते हैं पीएम स्वनिधि स्कीम। जब हमारे देश में कोविड था, और कोविड के समय क्या हुआ था, जो छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो पानी पूरी वाले हैं, चाट वाले हैं, फल सब्जियां वाले हैं, उनकी दुकानें काफी इफेक्ट हुई थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएम स्वनिधि स्कीम को 2020 में इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको मिनिमम 10,000 रुपीज का लोन दिया जाता था, जिसको आप रिवाइज कर सकते हो। अगर आप लोन पेमेंट सही समय पे करते हो तो वापस से आप लोन ले सकते हो, जिससे आप अपने बिजनेस को एक तरीके से रिवाइव कर सकें। बात समझ में आ रही है? तो इसमें क्या कहा गया है कि हम यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जिसकी लिमिट 30,000 रुपए होगी। तो स्ट्रीट वेंडर्स उससे 30,000 रुपए एक्सेस करके अपने बिजनेस को वापस से ग्रोथ कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड। अब यहाँ पे कहा है कि हम अपने कोस्टल एरिया में जो पोर्ट्स हैं और मैरीटाइम एक्टिविटीज हैं उनको बढ़ाने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब 25,000 करोड़ रुपए का फंड बनाएंगे। इस 25,000 करोड़ रुपए में 49% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर होगा, रिमेनिंग जो 51% शेयर है वो प्राइवेट स्टेक होल्डर और पोर्ट अथॉरिटीज का आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक नया फंड बनाया जाएगा जिसका नाम क्या है, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड। इस फंड की वैल्यूएशन कितनी है, 25,000 करोड़ रुपए है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 49% है, रिमेनिंग 51% कंट्रीब्यूशन किसका होगा, आपकी जो पोर्ट अथॉरिटी और प्राइवेट सेक्टर है। नेक्स्ट है आईआईटी का एक्सपांशन। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि नया एडिशनल एक्सपांशन किया जाएगा। नाउ पीएम रिसर्च फेलोशिप पे बात की है कि 10,000 लोगों को फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी फॉर एडवांस रिसर्च इन आईआईटी एंड आईआईएससी। ठीक है। मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स के बारे में मैंने बात कर ली है कि 10,000 मेडिकल सीट्स को अगले साल तक और 75,000 सीट्स को 5 सालों तक बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, ये स्लाइड आई थिंक रिपीट हो गई है। नाउ बात करते हैं सपोर्ट टू स्टेट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हमारे देश में अलग अलग राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। किसी को स्कूल बनवाने हैं, किसी को ओवर ब्रिज बनवाना है, किसी को नया हेल्थ केयर फैसिलिटी तैयार करना है। तो सरकार ने कहा है कि हम एक फंड बनाते हैं, और उस फंड की टोटल बजट होगी 1.5 लाख करोड़ रुपीस। कितना है, 1.5 लाख करोड़ रुपीस का हम बजट बनाते हैं। और इस बजट से हम राज्य सरकार को क्या देंगे, लोन प्रोवाइड करेंगे, जिससे राज्य सरकार अपने राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके। ये जो लोन होगा वो 50 सालों के लिए होगा। 50 सालों के साथ साथ ये आपका इंटरेस्ट फ्री लोन होगा। बात समझ में आ रही है? तो टोटल बजट कितना आएगा, 1.5 लाख करोड़ रुपीस आएगा। किसके लिए, स्टेट एरिया में, स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ये जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा वो 50 सालों के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा। बात समझ में आ गई है? नेक्स्ट है असेट मोनेटाइजेशन प्लान फॉर 5 इयर्स। तो 2025-30 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है कि हम 10 लाख करोड़ रुपीस का असेट मोनेटाइज करेंगे। अब सरकार की कई सारी जमीन है जो ऐसे ही पड़ी है, तो सरकार सोचती है कि इस जमीन को, इस एयरपोर्ट को, इस रेलवे स्टेशन को किसी प्राइवेट सेक्टर को लीज पर दे देंगे और बदले में हमें रेवेन्यू जनरेट होगा। इसको ही हम असेट मोनेटाइजेशन कहते हैं। तो 2025 से 30 तक गवर्नमेंट का टारगेट कितना है कि 10 लाख करोड़ रुपए का हम यहाँ पे असेट मोनेटाइजेशन करने वाले हैं। नाउ बात करेंगे जल जीवन मिशन के बारे में, जिसको 2019 में लॉन्च किया गया था, और कहा गया था कि हमारा टारगेट है कि टैप वाटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है। तो जल जीवन मिशन को भी 2028 तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा, और इसका टोटल बजट क्या होगा वो अभी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत। अब इसमें क्या कहा गया है कि हमारे जो स्मॉलर मॉड्यूल रिएक्टर है, क्योंकि एक बहुत बड़ा आपका न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट होता है, प्लांट के अंदर आपके रिएक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर तैयार किए जाएंगे, जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट है। ठीक है, कब तक, 2033 तक। तो 5 इंडिजीनियसली डेवलप किए जाएंगे स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर्स। कितने, 5 किए जाएंगे, कब तक, 2033 तक, जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट है। नाउ बात करते हैं उड़ान। उड़ान का मतलब होता है उड़े देश का आम नागरिक। तो जो कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, इस स्कीम के अंदर कहा गया है कि हम आने वाले 10 सालों में 120 न्यू डेस्टिनेशन को डेवलप करेंगे, मतलब 120 नए शहरों में हम एयर स्ट्रिप बनाएंगे, हेलीपैड बनाएंगे, और एयर कनेक्टिविटी को इन्हांस करेंगे, जिससे 4 करोड़ लोगों को फायदा यहाँ पर होगा। स्पेशल फोकस कहाँ रहेगा, हिली एरियाज में और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। नेक्स्ट है अर्बन चैलेंज फंड। अर्बन चैलेंज फंड कितना है, 1 लाख करोड़ रुपीस का अनाउंसमेंट किया गया है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका स्मार्ट सिटी मिशन होता है, आप लोगों ने सुना है अलग-अलग राज्य प्रपोज करते हैं कि ये शहर है हमारे राज्य का, इसको हम स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो सिमिलर अगर राज्य सरकार को लगता है कि हमारे किसी जिले में इतना पोटेंशियल है कि वो एक अच्छा हब तैयार हो सकता है, यहाँ पे हम आईटी कंपनीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो अर्बन चैलेंज फंड को तैयार किया गया है। तो ऐसे राज्य अपनी सिटीज के नाम नॉमिनेट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए फंड करेगी उस पर्टिकुलर सिटी को डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पे जो अर्बन चैलेंज फंड है वो 1 लाख करोड़ रुपीस का आपको ये फंड देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम है सिटीज एज अ ग्रोथ हब। क्लियर है? डन इतनी चीजें। इसमें वाटर और सैनिटेशन वगैरह के लिए, रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज के लिए फंड दिया जाएगा, 1 लाख करोड़ रुपए का, ये आपको देखने को मिल जाएगा। डन। नेक्स्ट है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट वो होते हैं जो बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से तैयार किए जाते हैं। तो बिहार में एक नया ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। ऑलरेडी बिहार में एयरपोर्ट है, पटना एयरपोर्ट है, गया एयरपोर्ट है, लेकिन इसमें आपका जो पैसेंजर का ट्रैफिक है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो बर्डन को रिड्यूस करने के लिए कि बिहार में हम एक और ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट तैयार करेंगे, ये अनाउंसमेंट किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे वेस्टर्न कोशी कैनाल ईआरएम प्रोजेक्ट। तो इसके लिए भी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे क्या होगा, मिथिला अंचल बिहार में इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन के लिए। प्राइवेट सेक्टर एरिया में रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। हमारे जो डीप टेक होता है, डीप टेक मतलब क्वांटम कंप्यूटिंग है, एआई है, मशीन लर्निंग है, एटसेट्रा है, तो इसके स्टार्टअप्स के लिए भी हम फंड यहाँ पे जनरेट करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जीन बैंक। अब ये क्या है, देखो कई सारी ऐसी वैरायटी होती हैं, सीड्स होते हैं, कई सारे ऐसे प्लांट की स्पीसीज होती हैं, हो सकता है जो आने वाले समय में एक्सटेंट हो जाए, या ऐसा माना जाता है कि कल को कोई प्रलय आता है, दुनिया नष्ट हो जाती है, तो हमारे पास एक जीन बैंक रहेगा जिसपे हर एक प्रकार की जो वैरायटी है, हर एक प्रकार की जो क्रॉप्स है, उनके जीन्स रहेंगे, जिससे हम वापस, अगर वो वैरायटी एक्सटेंट हो जाती है, गायब हो जाती है, तो उन जीन की मदद से वापस से उस वैरायटी को हम ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड जीन बैंक को तैयार किया जाएगा, जहां पे 10 लाख से ज्यादा जर्म प्लाज्म आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जो कि हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ज्ञान भारतम मिशन। अभी ज्ञान भारतम मिशन क्या है, हमारे देश के जो अलग अलग इंस्क्रिप्शन है, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उनके कंजर्वेशन के लिए इस प्रोजेक्ट को लेकर आया जा रहा है, जिससे 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स को हम कंजर्व करने का काम करेंगे, उनका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, उनको डिजिटल करेंगे। तो ज्ञान भारतम मिशन आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है स्वामी फंड 2। ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंड है, 2019 का फंड है, जिसका नाम है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। अब कोई बड़ा सा बिल्डर है और वो बड़ी सी बिल्डिंग, 30 माले की बिल्डिंग बना रहा है, वो बीच में वो बिल्डिंग रुक जाती, जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग आपको प्रोवाइड कर रही थी, उसको फंड की शॉर्टेज हो गई है, तो इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का अलग से फंड यहाँ पे तैयार किया है, जिससे 1 लाख नई हाउसिंग यूनिट्स को बनाने में फायदा मिलेगा। तो ये स्वामी फंड 2 को भी अनाउंस किया, जिसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का बजट है। ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ इंजन ऑफ द डेवलपमेंट। तो फोर्थ इंजन क्या हो जाएगा, देखो 3 इंजन पढ़ लिए हैं हम लोगों ने, एमएसएमई देख लिया, एग्रीकल्चर देख लिया, इनोवेशन देख लिया। अब फोर्थ इंजन डेवलपमेंट का है, विच इज एक्सपोर्ट। क्या है फोर्थ इंजन? एक्सपोर्ट है। अब हमें एक्सपोर्ट के एरिया में भी काम करना है, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन में 3 मिनिस्ट्रीज का कॉन्ट्रीब्यूशन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ये तीनों मिनिस्ट्री मिलकर एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को लॉन्च करेंगी। नेक्स्ट है भारत ट्रेड नेट। अब ये भारत ट्रेड नेट क्या है, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है और भारत में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, अब डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग के बारे में बात हो रही है, फाइनेंशियल सोल्यूशन के बारे में बात हो रही है, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड को और भी ज्यादा ईज करने के लिए, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए भारत ट्रेड नेट एक इंटीग्रेटेड पोर्टल को डिजाइन करने की बात यहाँ पे की गई है। क्लियर है? तो ये हमारे देश के 4 इंजन होंगे जो हमारे देश की इकोनॉमी को रन करने का काम करेंगे। लेकिन इंजन इंजन के लिए जरूरत होती है फ्यूल की। तो अब यहाँ पे फ्यूल क्या क्या है, तो सबसे पहली बात की गई है एफडीआई। एफडीआई किसमें? इंश्योरेंस सेक्टर में। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमें अपने देश में 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल करना है। तो अब इसमें कहा गया, अगर हम अपने देश के हर एक व्यक्ति तक इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो हमें इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसमें कहा है कि हम 74% जो एफडीआई लिमिट है, इसको बढ़ाकर 100% एफडीआई लिमिट कर देंगे।
इंश्योरेंस सेक्टर में आपको 100% की एफडीआई आने वाले समय में देखने को मिल जाएगी, देखिएगा। नेक्स्ट आता है, आप लोगों ने सुना सुना होगा सिविल स्कोर। हर एक व्यक्ति का, चाहे मैं हूं, चाहे अमित शाह जी हैं, चाहे अंबानी जी हैं, चाहे आप हो, कोई भी व्यक्ति जब लोन लेने जाता है बैंक में तो उसका सिविल स्कोर चेक किया जाता है। सिविल स्कोर ये बताता है कि आपने पास्ट में अगर कोई लोन लिया था तो आपने सही समय पे उसका रीपेमेंट किया है कि नहीं। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो सरकार आपको या बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर देगी। अगर आपका सिविल स्कोर घटिया है, खराब है, तो फिर थोड़ा सा बैंक आनाकानी करती है कि हम आपको लोन नहीं देंगे क्योंकि आपका पुराना स्कोर खराब है। लेकिन ये तो हमारे लिए है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान भाई बंधु होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, उनके लिए इकोनॉमी कंडीशन अलग होती है। वो एक अलग टेरेन में रहकर, एक अलग एरिया में रह के अपना काम करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा है, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले फार्मर्स बैंक्स के पास आते हैं लोन लेने के लिए, तो आप उनका सिविल स्कोर चेक नहीं करोगे, हम इनके लिए एक नया स्कोर क्रिएट करेंगे विच इज ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। ठीक है, तो एक नया स्कोर आपको मिल जाएगा विच इज ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। इतनी बात समझ में आई है। नेक्स्ट है, पेंशन सेक्टर में रिफॉर्म करने के लिए एक डेडिकेटेड फोरम तैयार किया जाएगा जो कि पेंशन सेक्टर में रिफॉर्म करेगा। अब बात हो रही है एक नया इंडेक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करेगी जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ स्टेट। मतलब कौन से राज्य कितने फ्रेंडली हैं नए इन्वेस्टमेंट को लेकर, क्योंकि नई कंपनी आती है पर्टिकुलर राज्य में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपके रिलेशन कैसे हैं उस कंपनी के साथ, आप किस तरीके से कंपनी को सपोर्ट कर रहे हो, नए इन्वेस्टमेंट को कैसे सपोर्ट कर रहे हो, आपके राज्य की पॉलिसी, लाइसेंस लेने की पॉलिसी कैसी है। ठीक है, तो एक तरीके से अलग अलग राज्यों की यहाँ पे रैंकिंग की जाएगी जिससे हमारे देश में कंपटीशन की भावना है, अलग अलग राज्यों में इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी और भी ज्यादा लिबरल रेडी की जाए। नेक्स्ट आता है जन विश्वास बिल 2.0। अब देखिएगा, हमारे देश में कई सारे ऐसे लॉज हैं जो कि ब्रिटिश काल से चले आ रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने काफी लंबे समय तक हमारे ऊपर रूल किया है। तो उनके कई सारे लॉज हैं जो कि देश की इकोनॉमी के लिए, ये देश के लॉ सिस्टम के लिए आज के समय के अकॉर्डिंगली रिलेवेंट नहीं है। ठीक है जी, तो इसमें कहा है कि 100 से ज्यादा ऐसे प्रोविजंस हैं जो लोगों को डिक्लेयर करते हैं कि वो क्रिमिनल है। तो ऐसे लॉज को हम एलिमिनेट कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो जन विश्वास बिल को भी बहुत जल्दी पास किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंजन के फ्यूल्स हो गए। बात समझ में आ गई। तो हमने पहले क्या बात की, बेसिक हमने बातें कर ली यहाँ पे कि हमारा जैसे कि एक्सपेंडिचर कितना होगा, रेवेन्यू कितना होगा, कैपेक्स कितना होगा, ये सारी बातें हमने डिस्कस की। फिर हमने अपने भारत की इकोनॉमी को रन करने वाले 4 इंजन्स के बारे में, नई स्कीम्स के बारे में बात की। फिर उन इंजन्स को चलाने के लिए जो फ्यूल्स की रिक्वायरमेंट है वो हमने देख ली। नाउ बात करते हैं पार्ट 2 ऑफ द बजट जिसका नाम है टैक्सेशन एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म। अब जो जहां से क्वेश्चन बनते हैं उस पे भी हम डिस्कशन कर ही लेते हैं। सबसे पहले बात हो रही है डायरेक्ट टैक्स के बारे में। तो इसमें कहा गया है कि अप टू 12 लाख रुपीज, अगर आप 12 लाख रुपए तक सालाना अर्जित करते हैं, आपकी सालाना आय 12 लाख रुपए तक है, तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, कोई भी टैक्स यहाँ पर नहीं लगेगा। अब यहाँ पे कई सारे और भी एग्जेम्पशंस मिलते हैं, कुछ और स्टैंडर्ड डिडक्शंस होते हैं। तो वो एक्स्ट्रा जो आपके डिडक्शंस हैं वो 75,000 रुपए हैं। तो ओवरऑल आपका 12.75 लाख रुपीस तक का अगर आपकी अर्निंग है तो इस पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो हमारा जो टैक्स इनकम टैक्स स्लैब है उसमें आपके चेंजेस मिलेंगे। पहले हम इस चेंजेस को देखते हैं और फिर इस बात को थोड़ा सा और डिटेल में जाके समझेंगे। इसमें लिखा है 0 से 4 लाख तक कोई भी पैसा नहीं लगेगा, नो टैक्स। 4 लाख से अगर आप 8 लाख रुपए के बीच में अर्न करते हैं तो 5% आपका टैक्स होगा। 8 लाख से 12 लाख रुपीस के बीच में 10% आपका टैक्स मिल जाएगा। 12 लाख से 16 लाख रुपए अगर आप अर्न करते हैं तो 15% आपका टैक्स है। 16 से 20 के बीच में 20% है। 20 से लेकर 24 लाख के बीच में 25% है। और अगर आप 24 लाख से ज्यादा पैसे अर्न करते हैं तो आपको 30% इंटरेस्ट देना, 30% आपका टैक्स होगा। तो आप कहेंगे कि मैडम अभी अभी आपने बोला कि अप टू 12 लाख रुपए तक आपका कोई टैक्स नहीं है, और यहाँ पर लिखा है कि 8 से 12 लाख है तो आपको 10% देना है। इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है, मान लेते हैं एक है रामू और एक है श्यामू। ठीक है, 2 पर्सन है, एक है राम है और एक श्याम है। राम का जो एनुअल सैलरी है वो 11 लाख रुपए पर एनम है। अगर राम की सैलरी 11 लाख रुपीस पर एनम है तो राम को कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब बात कर लेते हैं श्यामू के बारे में। श्याम जो है वो 20 लाख रुपए एनुअली अर्न करता है। 20 लाख रुपए इसकी एनुअल सैलरी है। तो अब इसको क्या करना होगा? टैक्स देना पड़ेगा। कैसे टैक्स देगा? तो इसकी सैलरी को हम ब्रेक कर लेते हैं। तो 0 से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। फिर 4 से 8 लाख रुपए के बीच में जो है उसमें 5% है। फिर आपका यहाँ पे 8 से 12 लाख के बीच में 10% हो गया। 12 से 16 लाख के बीच में 15% हो गया। और 16 से 20 लाख के बीच में आपको 20% हो गया।
तो आपका यहाँ पे इस तरीके से टैक्स आपको देना पड़ेगा। मतलब 20 लाख पे 20% नहीं है, इस बात को समझना। 20 लाख पे 20% आपका टैक्स नहीं बनता है। 4 से 8 लाख के बीच का 5% निकालेंगे, फिर 8 से 12 के बीच में 10%, 12 से 16 के बीच में 15% और 16 से 20 के बीच में 20%। तो इस तरीके से इस 20 लाख वाले को, श्यामू को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो रामू है, जो 11 लाख रुपए पर मंथ पर ईयर अर्न कर रहा है, उसको कोई भी टैक्स नहीं देने हैं। इस बात को समझिएगा, ठीक है। ना बात करते हैं टीडीएस। अब यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मैं बहुत अमीर हूँ और मेरे पास एकदम ऐसे कोठियां पड़ी हुई हैं, मतलब मेरे कई सारे फ्लैट्स हैं, और कई सारे फ्लैट से मुझे क्या आता है, रेवेन्यू आता है। सही बात है, बड़े बड़े शहरों में तो ऐसा ही होता है कि रेंट काफी ज्यादा होते हैं। तो इसमें कहा है कि पहले जो आपका रेंट पर टीडीएस था, अगर आपका 2.4 लाख रुपए से ज्यादा आपको रेंट आ रहा है, तो आपको टीडीएस देना पड़ता था। अब इस लिमिट को बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया है। बात समझ में आ रही है? तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जो टीडीएस है ऑन रेंट, वो इंक्रीज किया है फ्रॉम 2.4 लाख रुपीज टू 6 लाख रुपीज। ठीक। नाउ बात करते हैं टैक्स रिटर्न। तो टाइम लिमिट फॉर अपडेटेड टैक्स रिटर्न एक्सटेंड की गई है 2 साल से बढ़ाकर 4 साल। नाउ बात करते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो यहाँ पे 36 जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जो कैंसर जैसी बीमारियों के लिए यूजफुल होते हैं, उसमें कंप्लीटली कस्टम ड्यूटी को एग्जम्प्ट कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, जिससे हमारे देश में ये जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो सस्ती दामों पे उपलब्ध हो सके। फिर लिथियम आयन बैटरी जो मैन्युफैक्चरिंग है हमारी ईवी को प्रमोट करने के लिए, इस पे भी, इसके डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे एग्जम्पशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2025-26 के बजट में डिफेंस सेक्टर में कितना बजट गया है, तो डिफेंस में गया है 4.91 लाख करोड़ रुपीस। ये डिफेंस सेक्टर का बजट है, 4.91 लाख करोड़ रुपीस। डिफेंस के बाद अगला जो इंपॉर्टेंट होता है वो है रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आपने कितना यहाँ पे बजट दिया है, तो 2.66 लाख करोड़ रुपीस का बजट है। ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपीस है। नाबार्ड वालों सुन लो, 1.71 लाख करोड़ रुपीस आपको याद रखना है, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का बजट है। अब हमारी शिक्षा, शिक्षा में है 1.28 लाख करोड़ रुपीस। हेल्थ केयर में आपका 98,000, ठीक है, 98,311 करोड़ रुपए का आपका बजट है। तो हेल्थ केयर याद रखना है। आजकल एनर्जी पे हम काफी फोकस कर रहे हैं, तो एनर्जी याद रख लेंगे आप लोग। और आपका रिसर्च साइंटिफिक डेवलपमेंट में है 55,000 करोड़ रुपए का बजट। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहां से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिफेंस सेक्टर स्पेशली, सबसे ज्यादा बजट जो है वो डिफेंस सेक्टर पे हम दे रहे हैं, 4.91 लाख करोड़ रुपीस। तो आपको डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, आपका एनर्जी और साइंटिफिक डेवलपमेंट, ये 5-6 कैटेगरी तो आपको विशेष तौर पे याद रखनी है। इनके बजट की आप लिस्ट बना लीजिए कि कितना अलॉटमेंट यहाँ पर किया गया है। क्लियर है? चलिए, अब बात कर लेते हैं कि सरकार कहाँ से पैसा कमा रही है और सरकार का खर्चा कहाँ पर है। मान लेते हैं सरकार जो है वो 100 रुपए कमा रही है, तो वो 100 रुपए कहाँ से कमा रही है, तो 24 जो रुपए आ रहे हैं वो बोरोइंग से आ रहे हैं। जैसे कि आपने आईएमएफ से लोन ले लिया, वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, तो सबसे ज्यादा जो सरकार रेवेन्यू कमा रही है वो कहाँ से आ रहा है, बोरोइंग से आ रहा है। फिर आपका 22% आ रहा है इनकम टैक्स से, 18% आपका जीएसटी से आ रहा है, 17% आपके कॉर्पोरेट टैक्स से आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहाँ से, बोरोइंग से है, बोरोइंग के बाद इनकम टैक्स है, उसके बाद जीएसटी, उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स है। अब खर्चा कहाँ है, तो सरकार का जो सबसे ज्यादा खर्चा है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए है। स्टेट गवर्नमेंट को जो हम देते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट को 22% दे रही है सरकार। फिर 20% जो है वो आपका इंटरेस्ट पेमेंट है। ठीक है, आप लोग पैसा वगैरह जमा करते हो तो सरकार उस पर इंटरेस्ट देती है ना, तो या फिर सरकार का जो लोन वगैरह है उस पर इंटरेस्ट पे करती है, तो इंटरेस्ट पेमेंट 20% है। ठीक है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स चलती हैं, उसमें 16% आपको देखने को मिल जाएगा। तो सरकार के सबसे ज्यादा खर्चे कहाँ पर लगे हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट को देने के लिए है, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम पे है। तो अगर आपसे पूछा जाए बताइए सरकार को सबसे ज्यादा पैसा कौन से 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर से आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बोरोइंग से आता है, इनकम टैक्स से आता है और जीएसटी से आता है। सरकार के 3 सबसे बड़े खर्चे क्या क्या है, तो 3 सबसे बड़े खर्चे, स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाने वाला खर्चा, इंटरेस्ट पेमेंट और आपके सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो इन तीनों बातों को आपको याद रखना है। क्लियर है? तो ये था हमारा प्यारा प्यारा बजट, जो कि लगभग आपको यहाँ पर ये बजट देखने को मिल रहा है 2025-26 का 50 लाख करोड़ के आसपास का। ठीक है। अलग अलग कैटेगरी में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ये एक्सपेक्टेड बजट है।
हमने बजट की सारी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को कवर कर लिया जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए यूजफुल है। आई थिंक आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अब बारी आती है आपके टेस्ट की। मैं बात करूंगी टॉप 25 क्वेश्चंस की। सभी लोग इस क्वेश्चन आंसर सेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और आंसर करने की कोशिश करेंगे कि कितनी चीजें आपको याद रह गई हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम किए जा सकते हैं। यहाँ तक अगर मैटर क्लियर हो रहा है, सारी बातें समझ में आ रही है, तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे वो लोग तक भी इस बजट सेशन को आप पहुंचा सके। और पहली बार सेशन पे आ रहे हैं, तो पहली बार अगर चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा वो विद्यार्थी जिनको नहीं पता, तो आप पूजा जन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे आपको जनवरी मंथ की एक मैगजीन अवेलेबल है, जिसमें आपको 250 क्वेश्चन, 250 एमसीक्यू और सभी वन लाइनर अवेलेबल होंगे मात्र 25 रुपए में। प्रिंटेबल फॉर्मेट में होता है, आप इजिली मैगजीन सेक्शन में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आज हमारा ये जो बजट सेशन चल रहा है, इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी पूजा जन क्लासेस एप्लीकेशन पे, तो आप इसको भी इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टार्ट कर लें। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ यूनियन बजट? तो यूनियन बजट की थीम क्या है? सबका विकास। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर? भारत सरकार का टोटल खर्चा FY 25-26 में कितना होगा? तो आंसर कितना हो जाएगा? 50 लाख करोड़ रुपए का टोटल एक्सपेंडिचर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड फिजिकल डेफिसिट फॉर FY 25-26 एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी? तो फिजिकल परसेंटेज का जीडीपी हमने सीखा था, कितना था? 4.4% ऑफ द जीडीपी। याद आया? 4.4% ऑफ द जीडीपी आपका फिजिकल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, अंडर द एग्रीकल्चर सेक्टर हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट विल बी कवर्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टर धन धान कृषि योजना? तो धन धान कृषि योजना के अंदर मैंने आपको सिखाया कि 100 जिलों को कवर किया जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द न्यू इनहांस किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट फॉर द फार्मर? तो 3 लाख रुपए को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। विच स्टेट विल गेट अ न्यू यूरिया प्लांट? नया यूरिया प्लांट आसाम में डेवलप किया जाएगा। याद आया? आसाम इज द राइट आंसर। हाउ मेनी अटल टिंकरिंग लैब विल बी सेट अप इन द गवर्नमेंट स्कूल ओवर द नेक्स्ट 5 years? आने वाले 5 सालों में कितनी अटल टिंकरिंग लैब को गवर्नमेंट स्कूल में बनाया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 50,000। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। व्हाट इज द प्रपोज आउटले ऑफ फॉर द 50 year इंटरेस्ट फ्री लोन टू द स्टेट फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर? अब राज्य सरकारों को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने करोड़ रुपए का नया फंड बनाया है, जो कि 50 साल के लिए आपको लोन प्रोवाइड करेगा, वो भी इंटरेस्ट फ्री लोन। सो करेक्ट आंसर इज 1.5 लाख करोड़ रुपीस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर इंटरनेशनल ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंसिंग? तो एक नया इंटीग्रेटेड पोर्टल बनाया जा रहा है जिसका नाम है भारत ट्रेड नेट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। What is the revised income tax exemption limit for individual under the budget? तो 12 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना। So correct answer is option number B. What is the estimated net tax revenue for government in FY 25-26? तो net tax revenue कितना है? टैक्स से आप कितना पैसा कमाने वाले हो? तो 28, यहाँ पे 28.37 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द कैपेक्स? कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? अलग अलग सेक्टर में कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कितना करने वाली है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारा 11.21 लाख करोड़ रुपीस। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट है, अंडर द आत्मनिर्भर इन पल्स इनिशिएटिव विच पल्स विल बी फोकस्ड ऑन? तो 3 पल्सेस पे फोकस है, तूर दाल है, उड़द दाल है और मसूर दाल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। विच स्टेट विल हैव अ मखाना बोर्ड? मखाना बोर्ड कहाँ पे बनाया जाएगा? तो बिहार राज्य में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। A 5 year mission will be launched for the productivity and sustainability of which crop? तो याद कीजिए, मैंने बताया 5 साल का हम मिशन लॉन्च कर रहे हैं, मिशन फॉर कॉटन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। What is the new investment and turnover limit increase for the MSME classification? तो प्रीवियस के कंपैरिजन में 2.5 टाइम्स ज्यादा इन्वेस्टमेंट और MSME क्लासिफिकेशन में किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। How many customized credit card for micro enterprises will be issued in the first year? Customized credit card याद आया? माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए लॉन्च किए जाएंगे। कितने? आंसर हो जाएगा 10 लाख फॉर फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट है, what is the allotment fund for the new fund for startup? तो fund for startup के लिए कितना फंड है? आंसर हो जाएगा आपका 10,000 करोड़ रुपीस का फंड है। ऑप्शन नंबर सी। What is the new scheme introduced for digital format books in the Indian language? तो इंडियन लैंग्वेज की जो बुक, सॉरी, इंडियन लैंग्वेज में हमारे स्कूल की बुक्स को डिजिटल फॉर्म में अपलोड किया जाएगा। तो इसके लिए एक नया पोर्टल, एक नई स्कीम है जिसका नाम है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
हाउ मेनी एडिशनल मेडिकल सीट विल बी क्रिएटेड नेक्स्ट ईयर, तो अगले साल कितनी नई मेडिकल सीट्स को क्रिएट किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 10,000 नई मेडिकल सीट्स को आने वाले समय में इंक्रीज किया जाएगा। हाउ मेनी डे केयर कैंसर सेंटर विल बी ऑपरेशनल बाय द 25-26, तो यहाँ पर कितने डे केयर कैंसर सेंटर को अगले साल तक तैयार कर लिया जाएगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में तैयार होना है इसे, आंसर हो जाएगा 200। What is the total number of medical seat targeted over the next 5 years? तो आने वाले 5 सालों में कितनी मेडिकल सीट्स का टारगेट है, तो 75,000 सीट का टारगेट है, ऑप्शन नंबर सी। हाउ मच फंडिंग इज अलोकेटेड टू न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर, तो 2033 तक हमें 5 स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर्स तैयार करने हैं, जिसके लिए बजट कितना है, 20,000 करोड़ रुपए का बजट है, ऑप्शन सी। हाउ मेनी न्यू डेस्टिनेशन विल बी एडेड अंडर द रिवाइज उड़ान स्कीम, तो 120 नई डेस्टिनेशंस आपको देखने को मिल जाएंगी, ऑप्शन नंबर सी। हाउ मच फंडिंग इज अलोकेटेड फॉर द अर्बन चैलेंज फंड, अर्बन चैलेंज फंड याद आया, कितना फंड आएगा इसमें, आंसर हो जाएगा आपका 1 लाख करोड़ रुपीस का फंड है। द सेकेंड असेट मोनेटाइजेशन प्लान एम टू रेज हाउ मच फॉर न्यू प्रोजेक्ट, तो असेट मोनेटाइजेशन प्लांट 5 साल के लिए है, इसमें कितना फंड इकट्ठा करेगी सरकार, आंसर हो जाएगा 10 लाख करोड़ रुपए का। हाउ मच हैज द टीडीएस ऑन रेंट थ्रेशोल्ड इंक्रीज, तो यहाँ पे 6 लाख रुपीज कर दिया गया है, राइट, ऑप्शन सी। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, हाउ मेनी लाइफ सेविंग ड्रग्स आर नाउ फुली एग्जम्प्टेड फ्रॉम द बेसिक कस्टम ड्यूटी, 20, 25, 30 या 36, जो भी सही आंसर है वो कमेंट में बताइएगा। तो ये हमारे बजट के सभी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स थे और बजट के टॉप 25 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको सारा मैटर क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करके एकदम फैला दो रायते की तरह, मतलब सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।